और 3 फेज इंडक्शन मोटर में हम 3 फेज इंडक्शन मोटर की स्टार्टिंग कंडीशन ऑफ रोटर ईएमएफ एंड रोटर करंट की फ्रीक्वेंसी एंड रोटर का रिएक्टेंस। तो ये जो कंडीशन होती है बेसिकली स्टूडेंट, इसमें दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन होती है एक तो स्टार्टिंग की, 3 फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्टिंग करने की कंडीशन होती है, और दूसरी उसकी कंडीशन होती है रनिंग की। तो स्टार्टिंग कंडीशन और रनिंग कंडीशन, ये दो कंडीशन को यहाँ पर हम एक्सप्लेन करते हैं स्टूडेंट। तो दो कंडीशन यहाँ पर, एक हो जाएगी स्टार्टिंग और दूसरी रनिंग कंडीशन। तो ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये 3 फेज इंडक्शन मोटर का डायग्राम है। अब 3 फेज इंडक्शन मोटर का जो सर्किट डायग्राम है यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, इसमें 4 पोल दिख रहे होंगे, ये पोल 1 है, ये पोल 2, ये पोल 3 और ये पोल 4। तो 4 पोल यहाँ पर दिख रहा होगा, और 4 पोल पे इसमें वाइंडिंग लपेटी हुई है। तो ये वाइंडिंग इससे प्लेस्ड होगी, फिर इस टाइप से वाइंडिंग को हम यहाँ पर लपेटेंगे। ठीक है, अब ये वाला जो भाग होता है ये भाग स्टेटर वाला भाग होता है, और अंदर वाला जो भाग है स्टूडेंट ये रोटर वाला भाग होता है। ठीक है, इस चीज को आप बहुत अच्छे से समझते हैं। अब यहाँ पर देखें कि 3 फेज सप्लाई जिसे हम दे रहे हैं ये है स्टेटर पार्ट और स्टेटर पार्ट की फील्ड वाइंडिंग। तो फील्ड वाइंडिंग में जब 3 फेज सप्लाई दिया जाता है तो इसके चारों ओर फ्लक्स फाइस इटमें सिंक्रोनस स्पीड से घूमता हुआ मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। अब ये जो सिंक्रोनस स्पीड से घूमता हुआ जो मैग्नेटिक फील्ड है, यही मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ पर देखिए कि स्टार्टिंग की कंडीशन में ये क्या होगा और रनिंग की कंडीशन में ये क्या होगा। तो ये दो चीजों को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। अब जैसे स्टार्टिंग की कंडीशन में इसमें सिंक्रोनस स्पीड से घूमता हुआ मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है स्टूडेंट, तो कहीं ना कहीं रोटर के अंदर भी ईएमएफ जनरेट होगा। तो यहाँ पर जो कंडीशन होगी ये रोटर के लिए कंडीशन होगी। बेसिकली ये जो कंडीशन है ये रोटर के लिए कंडीशन है, मतलब रोटर में होने वाले जो भी चेंजेस है उस रोटर में होने वाले चेंजेस को यहाँ पर हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताएंगे आपको। अब ये जो रोटर है, रोटर में फ्रीक्वेंसी भी होगी, रोटर का रिएक्टेंस भी होगा, रोटर में ईएमएफ भी जनरेट होगी। ठीक है, तो रोटर की फ्रीक्वेंसी, रोटर का रिएक्टेंस, रोटर की ईएमएफ, इनके संबंध में यहाँ पर स्टार्टिंग कंडीशन और रनिंग कंडीशन में बहुत अच्छे से जानेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं स्टेटर पार्ट में जब 3 फेज सप्लाई दिया जाता है तो रोटर के अंदर भी ईएमएफ जनरेट होता है, क्योंकि इसका जो कंस्ट्रक्शन मिलेगा ऐसे सेम मिलेगा ट्रांसफार्मर की तरह। चलिए इसके बाद देखें तो इसमें रिएक्टेंस जो पैदा होता है, तो रोटर के अंदर सबसे पहले फ्रीक्वेंसी, रिएक्टेंस और ईएमएफ। अब यहाँ पर रोटर के अंदर यदि इसको देखें तो सबसे पहले इन स्टेबल कंडीशन ऑफ रोटर ईएमएफ पर फेज, मतलब कहने का ये है कि स्थिर अवस्था में जब मोटर पर लोड नहीं डाला जाता ये कंडीशन कहलाती है स्थिर। और स्थिर अवस्था में रोटर के अंदर उत्पन्न होने वाला ईएमएफ कितना होगा इसके बारे में बोला गया है। तो यहाँ पर स्थिर अवस्था में रोटर के अंदर उत्पन्न होने वाला जो ईएमएफ है ये सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। ठीक है, यदि फ्रीक्वेंसी की बात करें तो, लेकिन यहाँ पर जब हम ईएमएफ की बात कर रहे हैं तो रोटर में उत्पन्न होने वाला ईएमएफ सप्लाई वोल्टेज के इक्वल में होगा, क्योंकि ईएमएफ इसमें ईएमएफ एक प्रकार का वोल्टेज ही है। ठीक है, मतलब वोल्टेज V और ईएमएफ कोई अलग अलग नहीं, ये दोनों एक ही है। बस ये कह सकते हैं कि रोटर को जब आप सप्लाई देते हैं, स्टेटर पार्ट को 3 फेज एसी सप्लाई दिया जाता है, तो इसके इंडक्शन के कारण रोटर में जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है वो एक प्रकार का वोल्टेज ही है। इट मींस ये कह सकते हैं कि ईएमएफ को यदि हम V से एक्सप्लेन करते हैं तो इसको हम V भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा चेंजेस ये हो जाता है कि जो एट अ टाइम जनरेट हुई है, मतलब उत्पन्न होने वाली जो वोल्टेज है इसे ईएमएफ के नाम से जाना जाता है, लेकिन आप जो सप्लाई वोल्टेज देंगे वो वोल्टेज के नाम से जाना जाता है, मतलब दोनों का एक ही है। लेकिन ये जो ईएमएफ है इस वोल्टेज के कारण उत्पन्न हुई है, इसीलिए उसको V से एक्सप्लेन किया गया और इसे किया गया है ईएमएफ से, क्योंकि ये उत्पन्न हुई है। ठीक, तो यही सिचुएशन यहाँ पर भी होता है। तो रोटर में
में क्या स्टेबल कंडीशन में क्या होगा, रोटर में ईएमएफ उत्पन्न होगा पर फेज, मतलब प्रत्येक फेज में। तो प्रत्येक फेज में ईएमएफ उत्पन्न होगा, तो याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पर आर वाई और तीनों फेज में वोल्टेज जो उत्पन्न होगा वो सप्लाई वोल्टेज के बराबर होगा। मतलब कि यहाँ पर रोटर में जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है वो सप्लाई वोल्टेज के बराबर ही होगा, चाहे आर क्यों ना हो, वाई में भी उतना ही होगा, बी में भी उतना ही होगा। मतलब ये तीनों में जो वोल्टेज उत्पन्न होगा ये सप्लाई वोल्टेज के बराबर ही होगा। ठीक, तो ये तीनों में जो ईएमएफ उत्पन्न हुआ है ये सप्लाई वोल्टेज के बराबर होगा तीनों फेज में। तो इसे इस टाइप से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये आर हो गया, ये बार और ये बी। मतलब आर में भी सप्लाई वोल्टेज जितना है उतना ही उत्पन्न होगा, वाई में भी और बी में भी। तो तीन कंडीशन होती है। फर्स्ट कंडीशन ईएमएफ की सप्लाई वोल्टेज के बराबर होगा, रोटर में जो ईएमएफ जनरेट होगा वो सप्लाई वोल्टेज के बराबर होगा। सेकंड जो स्टेबल कंडीशन होगी स्थिर अवस्था में, रोटर की करंट, तो रोटर की जो करंट है वो फ्रीक्वेंसी को एक्सप्लेन करती है। ठीक है, तो कंडीशन क्या है, रोटर की करंट, अब उस करंट के कारण उसमें जो फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है उस फ्रीक्वेंसी को हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है ये सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर ही होगा, क्योंकि ये जो कंडीशन है स्थिर अवस्था है। और स्थिर अवस्था क्या कहलाती है स्टूडेंट, इस स्थिर अवस्था में एक चीज आपको देखने मिलेगा कि यहाँ पर अभी लोड कनेक्ट नहीं है, और जब लोड कनेक्ट नहीं होगा तो ये अवस्था कहलाती है नॉर्मल कंडीशन, मतलब स्टेडी स्टेट कंडीशन होती है, स्थिर स्थायित्व अवस्था होती है। तो इसमें सप्लाई जितनी फ्रीक्वेंसी है उतनी रोटर की भी फ्रीक्वेंसी होगी, दोनों बराबर होंगे। अब तीसरी जो कंडीशन है स्टूडेंट ये है रोटर की रिएक्टेंस की। तो स्थिर अवस्था में इन स्टेबल कंडीशन आप रोटर रिएक्टेंस, तो रिएक्टेंस को हम यहाँ पर एक्स से शो करते हैं, और रिएक्टेंस एक प्रकार की स्टूडेंट क्या है, प्रतिबाधा है। तो रोटर के रिएक्टेंस को एक्सप्लेन इस टाइप से किया जाता है, ये जो रिएक्टेंस है ये एक प्रकार की इलेक्ट्रिक सर्किट में बाधा उत्पन्न के लिए यूज किया जाता है। तो रोटर का रिएक्टेंस इसे तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है बेसिकली रिएक्टेंस को। तो ये जो रिएक्टेंस है, ठीक है, यहाँ पर यदि देखें तो ये रिएक्टेंस इसे एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले हम एसी सर्किट में जाएंगे। मतलब ये जो है एसी सर्किट में ही रिएक्टेंस संभव है। यदि मैग्नेटिक सर्किट की बात करेंगे तो रिएक्टेंस की जगह रिएक्टेंस आता है। ठीक है, मतलब जैसे कि ये जो रिएक्टेंस है इस रिएक्टेंस को बेसिकली तीन पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, दूसरा है रेजिस्टिव रिएक्टेंस और तीसरा है इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो ये तीन रिएक्टेंस आपको देखने मिलेंगे, इसको इस तरह से एक्सप्लेन किया गया है। ये कैपेसिटर है, ठीक है, ये रेजिस्टर है और ये इंडक्टर है। इस तरीके से यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इंडक्टिव कॉइल में पटी गई है, इसीलिए ये जो लोड होगा ये एक प्रकार का इंडक्टिव रिएक्टेंस लोड होगा। और इंडक्टिव रिएक्टेंस में लेंज के नियम के अनुसार ये वोल्टेज इसमें जो उत्पन्न हुई है ये जिससे उत्पन्न हुई है उसी का विरोध करेगी। तो वोल्टेज उत्पन्न किसके कारण हुआ है बातें नहीं करेंगे, वोल्टेज किसके कारण उत्पन्न हुआ है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी के कारण। मतलब कि ये जो एसी फ्रीक्वेंसी आपने सप्लाई दिया है स्टेटर पार्ट में फील्ड वाइंडिंग में, उसी के कारण रोटर में ईएमएफ उत्पन्न हुआ है स्टूडेंट। तो उसी के कारण जो रोटर में ईएमएफ उत्पन्न हुआ है उसी से यहाँ पर देखें तो ये जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी है ये रोटर फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। चलिए उसके बाद देखिए स्टेबल कंडीशन ऑफ रोटर रिएक्टेंस। ये जो रोटर रिएक्टेंस है बेसिकली इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, और ये इंडक्टिव रिएक्टेंस होने के कारण इसका जो फार्मूला बनेगा 2 पाई एफएल बनता है। तो L यहाँ पर यदि देखिए हम L को एक्सप्लेन करें, इसमें L क्या है, इंडक्टेंस है, ठीक। F क्या है यहाँ पर स्प्लिट सप्लाई फ्रीक्वेंसी, और ये जो 2 पाई है, ठीक है, ये साइकिल पर सेकंड, मतलब ये चक्र प्रति मिनट। तो यहाँ पर इस फार्मूले को 2 पाई r मतलब परिधि वाले फार्मूले से आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रोटर जो है ये पूरा एक चक्कर लगाएगा
इसको इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि एसी की साइकिल हाफ साइकिल पॉजिटिव होती है और हाफ साइकिल नेगेटिव होती है। तो हाफ साइकिल पॉजिटिव में ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा पाई और ये हो जाएगा 2 पाई। तो पूरी एक साइकिल चलने में जितना समय लगता है उसी को यहाँ पर 2 पाई में एक्सप्लेन किया गया है। इतना समझ में आया सभी को? चलिए उसके बाद देखेंगे सेकंड रनिंग कंडीशन। तो रनिंग कंडीशन में रोटर की ईएमएफ, उसकी करंट, फ्रीक्वेंसी और रोटर का रिएक्टेंस बात नहीं करेंगे। रनिंग कंडीशन में रोटर सर्किट में होने वाली जो घटनाएं हैं वो किस पर डिपेंड करती है स्टूडेंट? स्लिप पर डिपेंड करती है। मतलब रनिंग की कंडीशन में स्लिप का होना अति आवश्यक है। इसके पहले वाली क्लास में मैंने बताया है कि रनिंग कंडीशन में भी स्लिप नहीं होगा तो क्या होगा? 3 फेज इंडक्शन मोटर स्टार्ट नहीं होगी। और जब 3 फेज इंडक्शन मोटर स्टार्ट नहीं होगी तो फिर मोटर इंस्टॉल करने का कोई महत्व ही नहीं होगा, अस्तित्व ही नहीं होगा। तो कहने का मतलब यह है कि जो रनिंग कंडीशन में स्लिप का होना अति आवश्यक है। स्लिप नहीं होगा तो 3 फेज इंडक्शन मोटर रोटेट नहीं करेगी। इसी रनिंग कंडीशन में क्या क्या चेंजेस होते हैं? वोल्टेज में क्या चेंजेस होता है, ईएमएफ में क्या चेंज होता है, फ्रीक्वेंसी में क्या चेंज होता है, रोटर के वाइंडिंग में जो रिएक्टेंस उत्पन्न हो रहा है उसमें क्या चेंज होता है, उसके बारे में यहाँ पर देखेंगे। तो रोटर ईएमएफ पर फेज, मतलब प्रत्येक फेज में जो रोटर का ईएमएफ उत्पन्न होगा वो किसके बराबर होगा? तो यहाँ पर जो ईएमएफ लिखा हुआ है ये रोटर में उत्पन्न होने वाला ईएमएफ है एक प्रकार का, या रोटर में उत्पन्न होने वाला वोल्टेज है। ठीक है, ई को वोल्टेज से डिफाइन किया गया है, मतलब कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ से डिफाइन किया गया है। तो ईएमएफ जो लिखा हुआ है वो एक प्रकार का रोटर में ईएमएफ है या वोल्टेज बोल सकते हैं। तो रोटर में जो ईएमएफ उत्पन्न हुआ है वो सप्लाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है, पर भी डिपेंड करता है। तो ये जो रोटर में जो ईएमएफ उत्पन्न हुआ है ये स्लिप और जो आपने सप्लाई दिया है ये उस पर डिपेंड करेगा। तो आपने सप्लाई किसको दिया है? सबसे पहले तो 3 फेज सप्लाई आपने किसको दी है? स्टेटर पार्ट को। तो ये जो भाग है मतलब ये E2 का मान है, ये स्टेटर में उत्पन्न वोल्टेज का है, या ये बोल सकते हैं स्टेटर में जो सप्लाई आपने दिया है इनपुट सप्लाई, ये वोल्टेज का मान है या ईएमएफ का मान है। तो यहाँ पर EL क्या हो जाएगा? S E2 हो जाएगा। और इसमें S क्या है? स्लिप। S क्या है यहाँ पर? स्लिप। और E2 क्या है स्टूडेंट? ये है सप्लाई वोल्टेज। अब ये सप्लाई वोल्टेज किसको दिया गया है? फील्ड वाइंडिंग को। किसको दिया गया स्टूडेंट? फील्ड वाइंडिंग को। तो फील्ड वाइंडिंग को दिया गया वोल्टेज है। सेकंड दिया है रोटर करंट की फ्रीक्वेंसी। तो रोटर करंट की फ्रीक्वेंसी को R जो दिया है ये रोटर को एक्सप्लेन करता है, और F दिया है फ्रीक्वेंसी। तो रोटर करंट की जो फ्रीक्वेंसी है वो सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। तो सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है लेकिन साथ में क्या है? स्लिप है। तो स्लिप हर जगह आपको देखने मिलेगा क्योंकि यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि ये स्लिप पर डिपेंड करती है। तो रनिंग की कंडीशन में 3 फेज इंडक्शन मोटर स्लिप पर डिपेंड करती है। तो स्लिप पर डिपेंड करती है, तो जहां पर रोटर का ईएमएफ, रोटर की फ्रीक्वेंसी, रोटर का रिएक्टेंस सब जगह स्लिप आएगा। स्लिप आपको इनटू करना ही होगा, ठीक है। तो वही करेंगे यहाँ पर। तो ये क्या हो गया? रोटर का जो ईएमएफ है वो स्लिप इनटू क्या हो जाएगा? सप्लाई वोल्टेज। उसके बाद देखेंगे रोटर की फ्रीक्वेंसी। भाई आपको मालूम है कि इंडक्शन के कारण रोटर में ईएमएफ उत्पन्न होता है। तो इंडक्शन के कारण ईएमएफ उत्पन्न होता है, इसका नेचर क्या होगा? एसी का नेचर होगा। और जब एसी नेचर होगा तो उसमें फ्रीक्वेंसी भी होगी। एसी नेचर है तो उसमें वोल्टेज भी होगा। एसी नेचर है तो उसमें करंट भी होगा। एसी नेचर है तो उसमें और क्या क्या हो सकता है? पावर फैक्टर भी होगा। भाई एसी में जो क्वांटिटी होती वो क्वांटिटी इसमें भी होगी। तो यहाँ पर वही होगा, रोटर करंट की फ्रीक्वेंसी, रोटर करंट की फ्रीक्वेंसी FR ये स्लिप और सप्लाई फ्रीक्वेंसी के N2 में होता है, ठीक है। तो ये बराबर बीच में होगा, मतलब FR इज इक्वल टू SF, जिसे आप सप्लाई फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब यहाँ पर जो दिया है आपको रनिंग कंडीशन में, तो 0.4%, मतलब कि 4% स्लिप होता है, सभी को मालूम है। उसी को यहाँ पर लिखेंगे 50 हर्ट्ज लिखा हुआ है।
तो यहाँ पर जब कैलकुलेशन करेंगे तो 2 हर्ट्ज आएगा। उसके बाद देखेंगे थर्ड पॉइंट, तो रोटर रिएक्टेंस को XR से किया जाता है और ये भी रोटर रिएक्टेंस स्लिप इनटू क्या हो जाएगा, स्टेटर का रिएक्टेंस। तो ये X2 जो है वो स्टेटर का रिएक्टेंस है, क्योंकि स्टेटर में कौन सी वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग है कि नहीं। स्टेटर में कौन सी वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग है। तो स्टेटर में फील्ड वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग में भी तो रिएक्टेंस बनेगा, तो फील्ड वाइंडिंग का रिएक्टेंस बन गया। तो ये इसे X2 से शो किया गया है फील्ड वाइंडिंग के रिएक्टेंस को, और S क्या है यहाँ पर, स्लिप है। तो इस तरीके से याद रखेंगे रोटर रिएक्टेंस XR SX2। ठीक, इतना समझ में आया सभी को, सभी को क्लियर समझ में आया। तो रोटर के अंदर फ्रीक्वेंसी, रिएक्टेंस और ईएमएफ, ये तीन चीज में परिवर्तन होता है, मतलब ये तीनों परिवर्तन बिल्कुल होते ही हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रोटर में ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है, किसकी वजह से, फील्ड वाइंडिंग की वजह से। फील्ड वाइंडिंग की वजह से ईएमएफ किसमें उत्पन्न हो रहा है, रोटर में। तो रोटर में उत्पन्न हो रहा है तो उसमें फ्रीक्वेंसी भी परिवर्तन मिलेगा, कुछ चेंज मिलेगा, रिएक्टेंस भी चेंज मिलेगा, ईएमएफ भी चेंज मिलेगा, उसकी स्पीड में भी चेंज मिलेगा, है कि नहीं। देखो NS जो है वो सिंक्रोनस स्पीड है। अब सिंक्रोनस स्पीड और रोटर की स्पीड में जब हम परिवर्तन देखते हैं तो चेंजेस मिलता है कि नहीं। फॉर एग्जांपल के तौर पर ये एग्जांपल है, एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया है। इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ पोल 4 पोल्स दिए हुए हैं, रोटर की स्पीड दी हुई है यहाँ पे 1425 आरपीएम और फ्रीक्वेंसी दी हुई है 50 हर्ट्ज। तो हमें कैलकुलेशन ये करना है कि रोटर की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी और परसेंट स्लिप कितना होगा, ये हमें पता करना है। तो इस फार्मूले की मदद से हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसको यदि हम सॉल्व करें तो हमारे पास दिया है, इस फार्मूले से NS 120F/T के फार्मूले से हम यहाँ पर मान रख सकते हैं। 120 मान रखेंगे यहाँ पर, इंटू 50 रखेंगे। 50 क्या है, हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का मान दिया हुआ है और पोल कितने दिए हुए हैं, 4। कैलकुलेशन करेंगे तो ये 30 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और 1500 आरपीएम यहाँ पे मान निकल जाएगा। तो सबसे पहले तो NS का मान निकल गया 1500 आरपीएम। तो ये जो NS का मान है 1500 आरपीएम, ये किसका मान है, सिंक्रोनस स्पीड का मान है। किसका मान है, सिंक्रोनस स्पीड। तो सिंक्रोनस स्पीड जो फ्लक्स रोटेट कर रही है सिंक्रोनस स्पीड में, उसका मान है। अभी रोटर का मान निकला नहीं है। अब देखेंगे परसेंट स्लिप निकालेंगे तो इसका फार्मूला होता है NS - LR/NS * 100। अब इस फार्मूले में मान रखेंगे तो हमारे पास NS का मान निकला हुआ है 1500 रखेंगे और NR का मान दिया हुआ है यहाँ पर 1425 आरपीएम, 1425 रखेंगे। अपान क्या हो जाएगा, यहाँ पर NS है तो NS 1500 में 1500 रख देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। कैलकुलेशन करेंगे, इन दोनों को यदि आप घटाते हैं, इन दोनों को घटाते हैं 1500 में 1425 को, तो 75 आरपीएम निकलता है। अब 75 में जब कैलकुलेशन किया आपने, ये दोनों 0 से 0 कैंसिल हो गए तो ये 15 बचा। कैलकुलेशन करोगे तो 15 5 75 होता है, 5% स्लिप निकल जाएगा। परसेंट स्लिप 5%, परसेंट जरूर लगाना है आपको, याद रखिएगा। अब रोटर की फ्रीक्वेंसी निकालने बोला है तो आपको यहां से ज्ञात होना चाहिए एक रनिंग कंडीशन, और रनिंग कंडीशन में रोटर की जो स्टार्टिंग कंडीशन और रनिंग कंडीशन, ये दोनों कंडीशन में अलग अलग है। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि स्टार्टिंग कंडीशन में कितनी होगी, तो स्टार्टिंग कंडीशन में सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा, ठीक है। और रनिंग कंडीशन में भी सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर तो होगा, लेकिन साथ में इनटू में स्लिप हो जाएगा। देखिए आपने स्लिप, ठीक है, कहां पर है, ये ऐसे है, मतलब ये स्लिप और सप्लाई फ्रीक्वेंसी। इसमें जो F है ये सप्लाई फ्रीक्वेंसी और उसके साथ इनटू में स्लिप हो गया है। कैलकुलेशन करेंगे तो ये जो S है, S अब ये परसेंटेज में दिया हुआ है, तो जब परसेंट में दिया है स्टूडेंट इसको चेंज करेंगे परसेंट में, तो क्या कितना हो जाएगा, चलिए यहाँ आते हैं 5/100, क्योंकि परसेंट में दिया है तो प्रतिशत का 100 हो जाता है, ये सभी स्टूडेंट को पता है, 10th में पढ़ा है आपने। तो इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये 0.05 निकल जाएगा। अब इसमें 50 का इंटू करेंगे क्योंकि 50 हर्ट्ज दिया है, तो 0.05 तो 50 हो जाएगा, तो 2.5 हर्ट्ज यहाँ पर मान निकल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पर रोटर फ्रीक्वेंसी का मान कितना निकल जाएगा,
2.5 हर्ट्ज। तो इस तरीके से कैलकुलेशन करके आप मीन निकाल सकते हैं। रोटर के अंदर जो वाइंडिंग होती है उसको इंड रिंग से शॉर्ट कर देते हैं। कैसा कर देते हैं? शॉर्ट कर देते हैं। तो इंड रिंग से शॉर्ट कर देंगे तो शॉर्ट हो जाएगा, तो करंट कैसे सर्कुलेट होगी? करंट इस टाइप से सर्कुलेट होगी स्टूडेंट। यहां से करंट सर्कुलेट होगी, फिर यहां से बाहर निकल जाएगी, फिर यहां से इंटर करेगी, फिर यहां से इंटर करेगी, फिर यहां से इंटर करेगी, फिर यहां से इंटर करेगी। और ये टोटल जो है दोनों साइड के इंड रिंग शॉर्ट सर्किटेड होते हैं। तो शॉर्ट सर्किट होने के कारण ही तो ये इंडक्शन इसमें पैदा होता है। और इंडक्शन पैदा होता है तो इसी के कारण यहाँ पर लेंज के नियम के द्वारा इस पर बल अप्लाई होता है, फोर्स काम करता है और वही फोर्स इस रोटर को घुमाने की कोशिश करता है। सिंपल इसका एक एग्जांपल है। यदि इसके वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें, मोटर के वर्किंग प्रिंसिपल की, तो जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को रखा जाता है तो उस कंडक्टर के लंबवत एक बल कार्य करता है जिसे कहते हैं बल F, जिसे BIL से शो किया जाता है। बल F एक फोर्स काम करता है और यही फोर्स के लगने के कारण ये रोटर रोटेट करती है। क्लियर है? समझ आ रहा है आपको? ये मोटर का प्रिंसिपल है, उसी प्रिंसिपल पे भी ये मोटर काम करती है, चाहे ये 3 फेज इंडक्शन मोटर क्यों ना हो। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर में दो कंडीशन होती है, एक स्टार्टिंग और दूसरी रनिंग। रनिंग कंडीशन में डियर स्टूडेंट स्लिप मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। बिना स्लिप के कैलकुलेशन नहीं होगा, चाहे ईएमएफ क्यों ना हो, ठीक है, चाहे ईएमएफ क्यों ना हो, नहीं निकलता, चाहे ईएमएफ क्यों ना हो, चाहे रिएक्टेंस क्यों ना हो, चाहे फ्रीक्वेंसी क्यों ना हो। इन्हीं के दम पर रनिंग कंडीशन में रोटर के अंदर ईएमएफ जनरेट होगा, रोटर के अंदर फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी, रोटर के अंदर रिएक्टेंस उत्पन्न होगा। ये चीज को, ये जो पॉइंट है, पॉइंट को आपको याद करना पड़ेगा। ये ऐसे भी 10 नंबर का क्वेश्चन है, 8 से 10 नंबर का ये एग्जाम में आएगा। दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।